हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी का कंपनी टॉपिक का एक नया चैप्टर जिसका नाम है फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर, यानी कि अंशों का हरण एवं पुनः निर्गमन। ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और इस साल भी आप लोगों को एग्जाम में यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा छोटा है, बहुत ही ज्यादा नैरो चैप्टर है। अगर आपको एक बार इसका जर्नल एंट्री और कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इसके सभी टाइप के क्वेश्चन को जो है बना पाओगे और बहुत इजी तरीके से 5 नंबर आप एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। इतना इजी और इतना छोटा चैप्टर है ये कि 2 वीडियो में ही जो है ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इस पूरे चैप्टर का मीनिंग, यानी फॉरफिटेड एंड री इशू ऑफ शेयर, यानी कि अंशों का हरण और पुनः निर्गमन का मतलब क्या होता है। जब कंपनी शेयर को फॉरफिटेड करता है तो क्यों करता है और किस किस तरीके से जर्नल एंट्री बनाया जाता है, और जब कंपनी शेयर को फॉरफिटेड करके दोबारा से मार्केट में बेचता है तो किस तरीके से जर्नल एंट्री बनता है। A to Z कंप्लीट इंट्रोडक्शन होगा जिसमें हम लोग इसका मीनिंग, इसका कॉन्सेप्ट और एक एक जर्नल एंट्री को समझेंगे, जिसके बाद आप इस पूरे चैप्टर के एकदम मास्टर बन जाओगे। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम सब लोगों ने इससे पहले के चैप्टर में ये पढ़ रखा है कि कंपनी जो है वो मार्केट में शेयर क्यों इशू करता है। तो हम सबको पता है कि कंपनी जो है वो मार्केट में 3 वजहों से जो है वो शेयर इशू करता है। पहला, जब कंपनी को कैश चाहिए यानी कि कैपिटल चाहिए तब मार्केट में शेयर इशू करेगा। दूसरा, जब कंपनी जो है किसी दूसरे कंपनी से कोई फिक्स एसेट खरीदा है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, और उसके बाद पेमेंट करने के लिए कैश नहीं है, यानी परचेज करके कैश नहीं था तो उसके बदले शेयर दे दिया, जिसको परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। और तीसरा होता है कि कंपनी अपने प्रमोटर्स को जो है वो शेयर बेच दिया। तो ये जो फॉरफिटेड है उसका मतलब क्या है हम बताते हैं, लेकिन पहले समझ लो कि फॉरफिटेड कंपनी उन्हीं शेयर को कर सकता है जो कंपनी शेयर मार्केट में जो है शेयर को बेचा था। कहां बेचा था शेयर को? मार्केट में शेयर को कंपनी बेचा था। परचेज कंसिडरेशन वाला शेयर को फॉरफिटेड नहीं किया जा सकता है, प्रमोटर्स को दिया हुआ शेयर फॉरफिटेड नहीं किया जा सकता है। अब ध्यान से समझना, हम आपको क्या समझा रहे हैं सबका मतलब समझ में आ जाएगा। हम आपको बोल रहे हैं कि ये एक कंपनी है ए लिमिटेड, सपोज कर लो ये इशूड किया है, इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। हम क्या बोल रहे हैं? एक कंपनी है ए लिमिटेड जो मार्केट में 10,000 शेयर इशू किया है और एक शेयर का दाम है 10 रुपया। अब अगर वो मार्केट में शेयर इशू किया है तो जाहिर सी बात है कोल्ड अप करेगा। हाँ सर, बिल्कुल करेगा कोल्ड अप। तो सपोज कर लो कि वो एप्लीकेशन के रूप में मांगा 3 रुपया, अलॉटमेंट के रूप में यानी अलॉटमेंट पे मांगा गया है 2 रुपया, फर्स्ट कॉल पे मांगा गया है 3 रुपया, और फाइनल कॉल पे मांगा गया है 2 रुपया। इस तरीके से कंपनी 10 रुपया उन लोगों से मांगा था। ठीक है, अब जब कंपनी मार्केट में शेयर इशू किया था तो जाहिर सी बात है कैपिटल के लिए किया था, और इसका पैसा कंपनी जो है वो 4 इंस्टॉलमेंट में मांगा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। अब सपोज कर लो 10,000 शेयर को अलग अलग शेयर होल्डर्स खरीदा है, अलग अलग पब्लिक लोग खरीदा, ABCDEFGH, कोई भी आदमी है, अलग अलग आदमी अलग अलग शेयर खरीदा। कोई 200 शेयर खरीदा, कोई 50 शेयर खरीदा, कोई 400 शेयर खरीदा, कोई 1,000 शेयर खरीदा, कोई 500 शेयर खरीदा, कोई 600 शेयर खरीदा। अलग अलग पर्सन अलग अलग शेयर खरीदा। ठीक, अब कंपनी इन लोगों से पैसा मांगेगा, एप्लीकेशन का पैसा मांगेगा, अलॉटमेंट का पैसा मांगेगा, फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का। तो जब कंपनी एप्लीकेशन का पैसा मांगा तो कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, जब अलॉटमेंट का मांगा तो अलॉटमेंट का भी मिल गया, जब कंपनी फर्स्ट कॉल का मांगा तो फर्स्ट कॉल का भी मिल गया। लेकिन जब कंपनी फाइनल कॉल का पैसा मांगा तो किसी कारण से कुछ शेयर होल्डर जो है इस फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। जैसे सपोज कर लो कि ये जो 10,000 शेयर इशू किया था इसमें से एक शेयर होल्डर था बी, जो 200 शेयर खरीद के रखा था। कितना शेयर? 200 शेयर। वो एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे दिया, लेकिन जब उससे फाइनल कॉल का पैसा मांगा गया तो वो फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। और बी को छोड़ के जितने भी बाकी शेयर होल्डर्स थे वो सारे लोग कंपनी को पैसा दे दिया। ऐसे समझो कि हम कोचिंग पढ़ाते हैं ऑफलाइन, मेरा कोचिंग में 30 स्टूडेंट है, हम उन 30 स्टूडेंट लोगों से पैसा मांगे ट्यूशन फी।
हमको सब स्टूडेंट ट्यूशन फी दे दिया, लेकिन एक स्टूडेंट था बी जो हमको 1 महीने का ट्यूशन फी नहीं दिया। यानी सपोज कर लो दिसंबर महीने का ट्यूशन फी हमको नहीं दिया। सब लोग पैसा दे दिया, लेकिन वो जो बी स्टूडेंट था वो हमको पैसा नहीं दिया। सेम ऐसे ही कंपनी को सब पैसा दे दिया, बस बी जिसके पास 200 शेयर था वो फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। अब कभी भी अगर कंपनी को कोई शेयर का पैसा नहीं मिलता है तो कंपनी के पास ये राइट्स होता है, ये अधिकार होता है कि वो जो शेयर होल्डर को जो शेयर दिया था वो शेयर को वापस छीन सकता है। यही चीज कहलाता है फॉरफिटेड। जब कंपनी को किसी शेयर का कोई कॉल का पैसा नहीं मिलता है तो कंपनी लीगल प्रोसीजर करने के बाद जिस शेयर होल्डर को शेयर दिया था उससे शेयर को वापस रख सकता है, और जिस शेयर का पैसा कंपनी को मिल गया है उस शेयर का पैसा कंपनी वापस नहीं करता है। इसी चीज को बोला जाता है फॉरफिटेड। तो जैसे ये जो हम लोग का जो बी था जो ये फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया तो कंपनी उससे लीगल प्रोसीजर करेगा। कंपनी बोलेगा, एक नोटिस भेजेगा कि भाई तुम फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है दो, लेकिन फिर भी बी पैसा नहीं दिया। फिर 21 दिन के बाद कंपनी एक और नोटिस भेजेगा कि बोलेगा बाबू अब तो पैसा दे दो, लेकिन बी जो है वो अभी भी जो है वो पैसा सपोज कर लो नहीं देगा। ऐसे में जो है कंपनी अब ये समझ जाएगा कि बी से जो है अब शेयर का पैसा नहीं मिलेगा, तो कंपनी के पास ये राइट्स होता है कि ये जो कंपनी बी को जो 200 शेयर दिया था ये 200 शेयर कंपनी वापस अपने पास रख लेगा, और जिस शेयर होल्डर का अलग से कंपनी का जितना भी शेयर होल्डर होता है कंपनी अलग से उसका एक रजिस्टर्ड मेंटेन करता है। इस रजिस्टर्ड से बी का नाम को काट के हटा देगा। यानी अब कंपनी जो है वो जो बी जो है अब वो कंपनी का शेयर होल्डर नहीं कहलाएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ठीक है बी जो है वो सिर्फ फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया था, इसका मतलब है एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का तो वो पैसा दे दिया। तो अगर कंपनी अपना शेयर वापस ले लिया है, ठीक है, तो बी को जो पैसा बी पेमेंट कर दिया था एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल जो शेयर का पैसा दे दिया था वो तो पैसा उसको वापस कर देना चाहिए। नियम तो यही बोलता है ना भाई। आप अगर बी से हम कंपनी हैं, अब आप बी हो, आप अगर हमको किसी शेयर का पैसा नहीं दिए थे तो हम आपका शेयर वापस ले लिए। अगर हम आपसे शेयर वापस ले लिए इसी को बोला जाता है फॉरफिटेड, यानी अंशों का हरण, अंशों का जब्तीकरण। हम अगर आपसे शेयर ले लिए, हम आपका शेयर को फॉरफिटेड कर लिए, तो जो शेयर का आप पैसा दे चुके हो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल वो पैसा तो हमको आपको वापस करना चाहिए, लेकिन कंपनी वापस नहीं करता है। कंपनी को जिस शेयर का पैसा मिल गया है, यानी बेसिकली कंपनी को किसका किसका पैसा मिल गया है, कंपनी को पैसा मिल गया है। देखो कंपनी को किस चीज का पैसा नहीं मिला था, कंपनी को पैसा नहीं मिला था फाइनल कॉल का। तो ये फाइनल कॉल क्या रहा पता है, ये फाइनल कॉल होगा कॉल्स इन एरियर। फाइनल कॉल क्या है, कॉल्स इन एरियर्स, ठीक है। और कंपनी को किस चीज का पैसा मिल गया है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया। तो जिस शेयर का पैसा मिल जाता है कंपनी उसको वापस नहीं करता है, कंपनी इसी शेयर को क्या कर लेता है, फॉरफिटेड कर लेता है, यानी इसी शेयर्स को हरण कर लेता है। और 200 शेयर, ये जो 200 शेयर जो बी को इशू किया गया था ये 200 शेयर भी कंपनी अपने पास वापस ले लेता है। इसी चीज को बोला जाता है फॉरफिटेड ऑफ शेयर, यानी अंशों का हरण या जब्तीकरण। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ दे थ्योरी अंशों का हरण से क्या आशय है, व्हाट इज मीन्ड बाय फॉरफिटेड ऑफ शेयर, तो बोल देना कि जब कभी भी कोई कंपनी मार्केट में शेयर इशू करता है तो वो उनसे कोल्ड अप करता है, यानी पैसा मांगता है। जब कंपनी को किसी शेयर का पैसा नहीं मिलता है तो कंपनी के पास राइट्स होता है कि जिस शेयर होल्डर से उसको शेयर का पैसा नहीं मिला कंपनी उस शेयर होल्डर्स का शेयर वापस लेकर के शेयर होल्डर्स के नाम से उसका नाम को कैंसिल कर सकता है, और जिस शेयर का पैसा कंपनी को मिल जाता है कंपनी उस शेयर को अपने पास रख लेता है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं फॉरफिटेड ऑफ शेयर, ठीक है। अब ठीक है सर, फॉरफिटेड मतलब समझ में आ गया, कंपनी को पैसा नहीं मिला तो कंपनी अपना शेयर वापस छीन लिया, अपना शेयर वापस मांग लिया, हो गया। अब जब कंपनी शेयर को फॉरफिटेड किया था, ठीक है, जिस शेयर का कंपनी क्या किया था, फॉरफिटेड, ये 200 शेयर को कंपनी क्या कर लिया, फॉरफिटेड कर लिया। 200 शेयर फॉरफिटेड बोलो या फॉरफीचर जो बोलो, इस 200 शेयर का कंपनी क्या कर लिया, हरण कर लिया। अब कंपनी के पास राइट्स होता है कि ये जो 200 शेयर आप फॉरफिटेड किए थे ये 200 शेयर को मार्केट में आप फिर से बेच सकते हो। तो जब कंपनी शेयर को फॉरफिटेड करके दोबारा से मार्केट में बेचता है, दोबारा, तभी इसी को हम लोग बोलते हैं री इशू। क्या बोलते हैं, री इशू, यानी कि पुनः निर्गमन, पुनः निर्गमन।
पुनः निर्गमन मतलब क्या, पहले एक बार शेयर फॉरफिटेड किए थे लेकिन किसी शेयर होल्डर से किसी शेयर का पैसा नहीं मिला तो उसका शेयर को वापस छीन लिए, फॉरफिटेड कर लिए। अब ये जो फॉरफिटेड शेयर है जब इसको बाजार में दोबारा बेचेंगे तो यह कहलाता है री इशू ऑफ शेयर, फॉरफिटेड करके दोबारा से बेचे। आया समझ में सर जी? हाँ ठीक है चलो। अब ये जो फॉरफिटेड ऑफ शेयर होता है कंपनी इसको 3 तरीके से री इशू कर सकता है, यानी 3 तरीके से बेच सकता है। कंपनी चाहे तो इस शेयर फॉरफिटेड को 8 पार में बेच सकता है, यानी अगर 10 रुपया का शेयर था, कितना का शेयर था, 10 रुपया का, तो 10 में बेचेगा। या हो सकता है एट प्रीमियम पे बेचे, एट प्रीमियम का मतलब होता है उससे ज्यादा में बेचे। 10 रुपया का शेयर था उसको 11 रुपया 12 रुपया में बेचे। 20 रुपया का शेयर था 110 120 130 ज्यादा में बेचे। और दूसरा होता है एट डिस्काउंट। हाँ भाई याद रखना, कंपनी जब शेयर फॉरफिटेड करके री इशू करता है तो कंपनी जो है वो डिस्काउंट में भी शेयर री इशू कर सकता है, लेकिन अमूमन कंपनी जो है वो डिस्काउंट में शेयर ना के बराबर री इशू करता है। मैक्सिमम समय में हम लोगों को एट पर या एट प्रीमियम देखने को मिलेगा। आया समझ में? आई होप आपको इशू ऑफ शेयर, फॉरफिटेड ऑफ शेयर का मतलब समझ में आ गया कि जब किसी शेयर होल्डर को कोई शेयर का पैसा नहीं मिलता है तो कंपनी जो है उस शेयर होल्डर से उस शेयर को वापस छीन लेता है, वापस रख लेता है और शेयर होल्डर का नाम से उसका रजिस्टर्ड से उसका नाम काट के हटा देता है। और कंपनी को जिस शेयर का पैसा मिल चुका है कंपनी उस शेयर का पैसा को वापस नहीं करता है और उसका शेयर को भी कैंसिल कर देता है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं फॉरफिटेड ऑफ शेयर, यानी अंशों का हरण। अब कंपनी जिन शेयर्स को फॉरफिटेड किया है जब उसको बाजार में दोबारा से बेचेगा तो यही कहलाता है री इशू ऑफ शेयर, यानी दोबारा बेच रहे हैं, पुनः निर्गमन। अब शेयर को जब री इशू किया जाता है तो 3 तरीके से हो सकता है, एट पर, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, लेकिन एट डिस्काउंट ना के बराबर देखने को मिलता है। क्लियर? अब हम लोग जर्नल एंट्री सीखेंगे कि जब शेयर फॉरफिटेड होगा तो क्या जर्नल बनाएंगे और जब शेयर री इशू होगा तब क्या जर्नल बनाएंगे। ठीक है चलो, और सारा जर्नल एंट्री कंपनी के बुक में होगा, एकदम अच्छा से समझना। हम लोग अभी जर्नल एंट्री सीख रहे हैं, जर्नल एंट्रीज फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स। हाँ जी, शेयर्स फॉरफिटेड का क्या सीख रहे हैं हम लोग अभी? जर्नल एंट्री। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना है। जब शेयर को फॉरफिटेड किया जाएगा तो फॉरफिटेड करते समय आपको 2 चीज को ध्यान में रखना है कि जिस शेयर को फॉरफिटेड किए थे वो शेयर इशू किसमें हुआ था भाई। जिस शेयर को क्या कर रहे हैं, फॉरफिटेड कर रहे हैं, वो शेयर इशू किसमें हुआ था। देखो समझाते हैं, क्योंकि हमको पता है जब कंपनी मार्केट में, अब फॉरफिटेड का नहीं बात कर रहे, स्टार्टिंग में जब शुरू में कंपनी मार्केट में शेयर बेचने आया था तो वो 2 टाइप से शेयर को बेच सकता था। या तो वो बेच सकता था 8 पार में और दूसरा बेच सकता था 8 प्रीमियम पे। डिस्काउंट पे तो नहीं बेच सकता था क्योंकि सेबी मना किया है कि डिस्काउंट में कंपनी शेयर इशू नहीं करेगा। तो जब कंपनी मार्केट में शेयर इशू किया था वो या तो 8 पर में इशू किया था या तो वो 8 प्रीमियम में इशू किया था। क्लियर है? तो आप जब फॉरफिटेड का जर्नल एंट्री बनाओगे तो बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि भाई जो शेयर को हम लोग फॉरफिटेड कर रहे हैं वो शेयर इशू किसमें हुआ था। क्या वो शेयर 8 पर में इशू हुआ था, क्या वो शेयर 8 प्रीमियम पे इशू हुआ था। सबसे पहले आपको यह देखना है। क्लियर? अगर मान लो वो शेयर 8 पर में इशू हुआ था, वो शेयर किसमें इशू हुआ था भाई साहब, 8 पर में अगर इशू हुआ था, किसमें, 8 पर में, तो उसका जर्नल एंट्री बनेगा, सिंपल है जर्नल एंट्री। जब शेयर 8 पर में इशू हुआ था तो एकदम सिंपल, आप कंपनी हो, हमेशा बोलते हैं खुद को कंपनी मानना, आप कंपनी हो, आप शेयर फॉरफिटेड किए, यानी आपके पास शेयर आ रहा है, आप शेयर होल्डर को शेयर दिए थे, वो शेयर वापस ले रहे हैं, यानी शेयर आ रहा है, और जो आता है वो डेबिट पे होता है। तो हम लोग जर्नल एंट्री लिखेंगे यहां पे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर आ गया, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्लियर है? 2, शेयर आया क्यों भाई, रीजन क्या है सर? रीजन है शेयर आया इसलिए क्योंकि शेयर को फॉरफिटेड किए। शेयर आया किस लिए? क्योंकि शेयर को फॉरफिटेड किए। तो यहां दिखाओ, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। शेयर आया तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर क्यों आया? क्योंकि शेयर को फॉरफिटेड किए, तो टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ठीक,
अच्छा ठीक है सर, शेयर को फॉरफिटेड आप क्यों किए? आप कंपनी हो ना, शेयर को फॉरफिटेड आप क्यों किए? सर शेयर को फॉरफिटेड इसलिए किए क्योंकि कोई शेयर होल्डर जो था वो हमको किसी शेयर का पैसा नहीं दिया, यानी शेयर का पैसा बकाया रखा। बकाया रखा यानी टू शेयर या टू शेयर्स कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। आई मेरी बात समझ में? तो ये जर्नल एंट्री होगा जब शेयर एट पर में इशू हुआ था और उसको फॉरफिटेड किए, तो शेयर वापस आ जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब इसके अलावे आप चाहें तो इस जर्नल एंट्री को आप पलट के दूसरा तरीके से भी बोल सकते हैं, एक और जर्नल एंट्री लगा सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? शेयर आएगा तो आप बोल सकते हैं इसको शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड करेंगे तो शेयर आएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू किस पे बकाया है उसका नाम दिखाना। टू कॉल्स इन एरियर लिखो या जिस पे पैसा बकाया है उस शेयर का नाम लिखना। तो देखो एप्लीकेशन पे कभी ड्यू नहीं हो सकता है, या तो ड्यू होगा अलॉटमेंट पे या फर्स्ट कॉल पे या फाइनल कॉल। तो आप लिख सकते हैं टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर क्या लिख सकते हैं? अलॉटमेंट अकाउंट, या किसके वजह से? फर्स्ट कॉल के वजह से, तो लिख सकते हैं टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, या फाइनल कॉल की वजह से तो लिख सकते हैं टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये जो हम तीन चीज यहाँ पे जो दिखाए हैं, ये तीन चीज, ये कुछ नहीं है, ये है कॉल्स इन एरियर है। ये क्या है? ये कॉल्स इन एरियर, जिसपे भी बकाया होगा उसका नाम दिखा देना। अलॉटमेंट पे होगा तो टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल पे होगा तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल पे होगा टू शेयर फाइनल कॉल, सब में होगा तो सबका नाम। ये जर्नल एंट्री होता है फॉरफिटेड का, ये यूनिवर्सल जर्नल एंट्री है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो और क्वेश्चन में प्रीमियम उरीमियम का कोई जिक्र नहीं किया है तो समझ जाना कि मार्केट में शेयर इशू हुआ था 8 पर पे और 8 पर पे इशू हुआ था, तो फॉरफिटेड का नॉर्मल जर्नल एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर में उसका नाम दिखाएंगे जिस शेयर का पैसा बकाया है। क्लियर है? ये होगा नॉर्मल एंट्री जब शेयर किसमें इशू हुआ था? 8 पर में। क्लियर? ठीक है सर जी, अच्छी बात है। अब आते हैं जब शेयर इशू हुआ था 8 प्रीमियम पे, शेयर किसमें इशू हुआ था? 8 प्रीमियम। तो जब कभी भी शेयर इशूड होगा 8 प्रीमियम पे तो आपको यहां पे दो जर्नल एंट्री को देखना है। ठीक है? जब शेयर इशू किसमें हुआ था? प्रीमियम पे, तो आपको दो जर्नल एंट्री को ध्यान में रखना है। सबसे पहला जो जर्नल एंट्री बनेगा, ध्यान से समझना, हाँ, जब शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ था तो कितना जर्नल? दो। पहला, आपको जब क्वेश्चन में यह बोलेगा कि जिस शेयर को फॉरफिटेड किए हैं वो शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ था, तो आपको दो चीज देखना है। पहला कि वो प्रीमियम जो था वो प्रीमियम का पैसा ड्यू है या पेड हो गया है। अगर मान लो प्रीमियम अगर लिखते हैं इफ शेयर्स वेयर issued at premium but premium money is paid। अगर शेयर इशू हुआ था प्रीमियम पे, ठीक है, लेकिन प्रीमियम का पैसा क्या हो गया है? पेड हो गया है। तब क्या एंट्री बनाएंगे? तो सेम एंट्री बनाएंगे, सेम, SAME, सेम। हाँ भाई, किसका जैसे सेम एंट्री बनाएंगे? यहां जो हम लोग बगल में जो एंट्री बनाए हैं ये एंट्री सेम, इसी एंट्री को हम लोग कर देंगे कॉपी, यही एंट्री को, ये एंट्री बोलो या ये एंट्री, सेम। अगर शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ था लेकिन अगर प्रीमियम का पैसा पेड हो गया है तो नॉर्मल एंट्री बनाएंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर कॉल्स इन एरियर अकाउंट, नॉर्मल। अगर शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ था और प्रीमियम का पैसा पेड हो गया है तो नॉर्मल एंट्री। अब आप बोलोगे कि सर कैसे पता चलेगा प्रीमियम का अमाउंट पेड है या ड्यू? अभी बताएंगे। दूसरा कंडीशन, अगर शेयर इशू हुआ था प्रीमियम पे, इफ शेयर्स issued at premium but premium
बट प्रीमियम अमाउंट इज ड्यू। ड्यू मेन चीज याद रखना, यहां प्रीमियम क्या हो गया था, पेड, और यहां प्रीमियम क्या है, ड्यू। जब प्रीमियम ड्यू होगा तब क्या एंट्री हम लोग बनाएंगे, तो सिंपल है, जब प्रीमियम ड्यू होगा तो एंट्री बनाएंगे हम लोग शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, सॉरी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फॉरफिटेड करेंगे तो शेयर आएगा ही, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू है ना, मतलब प्रीमियम ड्यू है तो शेयर आएगा, शेयर के साथ साथ प्रीमियम भी आएगा, तो लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर्स कॉल्स इन एरियर अकाउंट, शेयर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। देखो क्या फर्क है पहला और इस जर्नल में, फर्क सिर्फ है यहां पे जो प्रीमियम मेरा ड्यू है तो जब शेयर आएगा तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर के साथ साथ प्रीमियम भी आएगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, यानी कुछ नहीं करना। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई जिक्र नहीं है तो नॉर्मल एंट्री बना देना, और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है और सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू है, सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू है तो सिक्योरिटी प्रीमियम का एंट्री डेबिट में दिखा देना, बस हो गया, इतना ही जर्नल होगा फॉरफिटेड में। बस क्वेश्चन बनाते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि शेयर को जो फॉरफिटेड कर रहे हैं तो उसको एट पर में इशू हुआ था पहले या एट प्रीमियम पे, एट पर में है तो नॉर्मल एंट्री, और एट प्रीमियम पे है, और अगर एट प्रीमियम पे है और प्रीमियम पेड हो गया है तो नॉर्मल एंट्री, और अगर प्रीमियम का पैसा ड्यू है तो हम लोग बनाएंगे प्रीमियम का एंट्री को डेबिट में दिखाएंगे। क्लियर है, ठीक। अब आप बोलोगे कि सर कैसे पता लगाएं कि प्रीमियम का पैसा पेड हो गया है या ड्यू, तो देखो बताते, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, हाँ अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, चलो अब सर पता कैसे करेंगे हम लोग, पता कैसे करेंगे कि प्रीमियम पेड है या ड्यू, देखो बताते हैं। सपोज कर लो 2000, सपोज कर लो 2000 शेयर्स, इधर उधर हो जाता है, सपोज कर लो 2000 शेयर्स मार्केट में इशू किया गया था 10 प्रीमियम पे, चलो जिसका फेस वैल्यू था 100 इच। देखो सपोज बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन में कंपनी मांगा 100 रुपया फेस वैल्यू है, हाँ सपोज कर लो कंपनी एप्लीकेशन में मांगा 30 रुपया, अलॉटमेंट पे मांगा है 20 रुपया, और प्लस इसी में कंपनी मांगा है प्रीमियम, ठीक। इसके बाद कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा आपका 30 रुपया, 10 रुपया प्रीमियम मांगा। इसके बाद यहाँ पे फाइनल कॉल का पैसा मांगा है कंपनी 20 रुपया। अब मान लो टोटल 100 रुपया मांगा और 10 रुपया क्या है, प्रीमियम। अब मान लो एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर था वो किसका पैसा ड्यू रख दिया पता है, फाइनल कॉल का। किसका पैसा ड्यू रखा, फाइनल कॉल, यानी इस फाइनल कॉल का शेयर बकाया है। इसका मतलब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, इन सब का पैसा कंपनी को मिल गया, ठीक। तो जिसका पैसा मिल जाता है कंपनी उसी का शेयर को क्या करता है, फॉरफिटेड कर देगा। अब बकाया पैसा किसका है, फाइनल कॉल का, ठीक है। यानी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल मिल गया, अलॉटमेंट मिल गया, अलॉटमेंट मिला और अलॉटमेंट के साथ क्या था, प्रीमियम। जब अलॉटमेंट मिला तो जाहिर सी बात है ना सर, प्रीमियम भी मिल गया है। जब अलॉटमेंट मिला तो प्रीमियम भी मिल गया, यानी प्रीमियम का अमाउंट क्या हो गया है, पेड हो गया है। अगर पेड हो गया है तो नॉर्मल एंट्री बना देंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर कॉल्स इन एरियर, या कॉल्स इन एरियर की जगह फाइनल कॉल का नाम। हो गया, आया समझ में, आ रही है मेरे बात समझ में। देखो अगर हम इसी चीज का अगर हम अभी जर्नल एंट्री बनाते हैं, देखो इस चीज का जर्नल एंट्री बनाते हैं तो क्या बनेगा, देखो सबसे पहले हम लोग शेयर को क्या किए हैं, फॉरफिटेड, तो जर्नल क्या बताए थे, जर्नल बनेगा हम लोग का शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर में उसका नाम लिखेंगे जिसका पैसा बकाया है, फाइनल कॉल का है तो टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। आई बात समझ में सर जी। अब देखो इसका अमाउंट पोस्टिंग, वेरी सिंपल। देखो कंपनी मार्केट में कितना शेयर इशू किया था वो ध्यान दो,
तो कंपनी मार्केट में इशू किया था ये 2000 शेयर, ठीक है। तो 2000 शेयर से सॉरी 2000 शेयर इशू किया था, लेकिन कितना शेयर का पैसा नहीं दिया है कोई? 100 शेयर। 100 शेयर का ना पैसा ड्यू है। अच्छा, अगर मान लो कि 100 शेयर का पैसा ड्यू है तो 100 शेयर को फॉरफिटेड करेंगे या सबको करेंगे? 100 शेयर को करेंगे। समझ में आ रहा है? तो 100 शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे जितना शेयर फॉरफिटेड होगा। ध्यान से समझना, देखो शेयर फॉरफिटेड में कितना रुपया जाएगा? तो भाई 100 शेयर का पैसा 100 शेयर फॉरफिटेड कर रहे हैं, 100 इंटू कितना रुपया फॉरफिटेड किए। देखो कंपनी को किसका पैसा नहीं मिला? फाइनल कॉल का 20 रुपया नहीं मिला। किसका किसका पैसा मिल गया है? तो कंपनी को मिल गया है आपका एप्लीकेशन पे 3 रुपया, प्रीमियम से कोई मतलब नहीं है, प्रीमियम मिल गया, अलॉटमेंट पे 20 रुपया और फर्स्ट कॉल पे 30 रुपया। तो टोटल 30 और 20 50 और 30 80 रुपया कंपनी को टोटल मिल गया है। यानी कंपनी 80 रुपया के हिसाब से पैसा अपने पास रख लेगा, यानी 8000 रुपया चला जाएगा क्रेडिट में, ठीक। इसके बाद शेयर फाइनल कॉल पे जाएगा 100 शेयर इंटू फाइनल कॉल कितना रुपया था? 20 रुपया। तो 100 इंटू 20 यानी फाइनल कॉल पे जाएगा 2000। इन दोनों को जोड़ के शेयर कैपिटल में 10,000 जाएगा, या ऐसे समझना 1000 इंटू शेयर कैपिटल पे हमेशा जाता है आपका कोल्ड अप। तो कंपनी 10 का 10, कंपनी जो है टोटल 100 का 100 रुपया कोल्ड अप किया है, तो यहां पे जाएगा 100 रुपया। हम लोग गलत तो नहीं ना मल्टीप्लाई कर दिए भाई? 100 शेयर कितना करके? 100 करके, ये चला गया आपका 10,000। आया समझ में? इस तरीके से जर्नल बनाया जाता है। अगर नहीं समझ में आया तो हम बताएंगे ना बाद में, टेंशन नहीं लो, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या बोले थे? जब शेयर का पैसा क्या हो? ड्यू हो। चलो इसी क्वेश्चन को उठा लेते हैं, सेम इसी क्वेश्चन को उठाएं, ठीक। अब सपोज कर लो हम आपको बोल रहे हैं, सपोज कर लो हम आपको बोल रहे हैं, यही क्वेश्चन है, ठीक है। चलो 100 शेयर का पैसा ड्यू था और वो जो शेयर होल्डर था वो सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया। अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, इन तीनों ही शेयर का पैसा वो ड्यू रख दिया। इन तीनों ही शेयर का पैसा क्या रखा? ड्यू। सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मिला, तो यानी कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा मिला है तो कंपनी एप्लीकेशन का पैसा रख लेगा, फॉरफिटेड कर लिया। ड्यू किसका है? अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। अलॉटमेंट भी ड्यू है, अलॉटमेंट भी ड्यू है, और अलॉटमेंट के साथ क्या है? प्रीमियम। जब अलॉटमेंट ही ड्यू है इसका मतलब है अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी ड्यू है, और अगर प्रीमियम भी ड्यू है तो सेकेंड जर्नल एंट्री बनाएंगे, प्रीमियम का हम लोग एंट्री को डेबिट में दिखाएंगे। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि भाई शेयर जो फॉरफिटेड किए हैं वो किसमें इशू हुआ था? एट पर या एट प्रीमियम पे। यही जगह ही स्टूडेंट कंफ्यूज में फंसता है, आपको नहीं फंसना है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन में इसको बताएंगे। हो गया फॉरफिटेड का जर्नल खत्म। अब आते हैं हम लोग री इश्यू वाले टॉपिक पे। किस टॉपिक पे भाई? री इश्यू वाले टॉपिक पे, री इश्यू ऑफ शेयर्स। तो भाई गौर करना कि कंपनी जो है शेयर्स को जो है फॉरफिटेड करके 3 तरीके से री इश्यू कर सकता है, एट पार में, एट प्रीमियम में, एट डिस्काउंट में। तो सबसे पहला जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे? सबसे पहला जर्नल एंट्री बनाएंगे हम लोग व्हेन शेयर्स इशूड, इशूड नहीं भाई, री इशूड है ना, व्हेन शेयर्स री इशूड एट पार। जब कंपनी शेयर को किसमें री इशू करेगा? एट पर में। तो क्या जर्नल एंट्री बनाएंगे? सिंपल। अब आप कंपनी हो और आपको कोई शेयर का पैसा नहीं मिला, तो आप उस शेयर को फॉरफिटेड किए थे और अब आप उस शेयर को दोबारा से मार्केट में बेच रहे हो। अगर आप दोबारा से शेयर को मार्केट में बेचोगे तो जो शेयर होल्डर आपका शेयर खरीदेगा, क्या आप उससे फिर से 4 बार में पैसा मांगोगे? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल पे पैसा मांगोगे? अगर 4 बार में पैसा मांगेंगे तो हो सकता है वो फिर किसी शेयर का पैसा नहीं देगा, फिर फॉरफिटेड करेंगे, फिर रीइश्यू करेंगे। अगर यही चीज करते रहेंगे तो कंपनी कब चलाएंगे हम? तो कंपनी ये बोलता है कि देख भाई, हम शेयर को एक बार पहले फॉरफिटेड किए थे, हमको किसी शेयर का पैसा जो है वो नहीं मिला, इसलिए हम इस शेयर को फॉरफिटेड करके दोबारा से बेच रहे हैं। अब जब हम इसको दोबारा से बेचेंगे तो हम है ना तुमसे इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं मांगेंगे, हम एक बार में तुमसे पैसा मांगेंगे। कंपनी बोलेगा शेयर चाहिए तुमको? हाँ चाहिए। शेयर चाहिए तो लो, शेयर पकड़ो और पैसा दो। कंपनी बोलेगा पैसा दो, शेयर लो। यानी जब कंपनी शेयर रीइश्यू करेगा तो कंपनी के पास केस आएगा और शेयर जाएगा।
केस आएगा और शेयर जाएगा। ठीक है, चलो तो कंपनी के पास केस आएगा, तो केस आएगा तो हम लोग लिखेंगे केस या बैंक, जो मन करे वो लिखो, केस या बैंक अकाउंट डेबिट टू, कंपनी के यहां से क्या चला जाएगा, शेयर्स चला जाएगा, तो टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, जर्नल एंट्री खत्म। है ना कितना सिंपल, केस आएगा शेयर जाएगा, कितना सिंपल। ठीक है, दूसरा जर्नल एंट्री किस चीज का, व्हेन शेयर्स रीइश्यूड एट प्रीमियम, अगर शेयर को किसमें रीइश्यू किया गया था भाई साहब, प्रीमियम पे। देखो इससे पहले वाला ये 8 पर था, और अब जब शेयर को इशू किया जाएगा किसमें, एट प्रीमियम पे, मतलब ज्यादा में, जितना उसका फेस वैल्यू था उससे ज्यादा में री इशू करेंगे, सिंपल बात है। तो जर्नल एंट्री वेरी सिंपल, फिर वही केस आएगा, केस या बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट, और चूंकि प्रीमियम पे री इशू कर रहा है और प्रीमियम इनकम एंड गेन होता है, तो हम लोग लिखेंगे यहां क्रेडिट में मेंशन करेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, क्योंकि प्रीमियम इनकम एंड गेन होता है, इनकम एंड गेन को क्रेडिट में दिखाएंगे। आया समझ में, ये जर्नल एंट्री तब जब शेयर इशू होगा प्रीमियम पे, री इशू, तो केस या बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और तीसरा कंडीशन, हालांकि ये ना के बराबर दिखेगा, लेकिन अगर कभी गलती से दिख गया तो व्हेन शेयर्स री इशूड, ये नहीं दिखेगा क्वेश्चन में, व्हेन शेयर री इशूड एट डिस्काउंट, जब शेयर को किसमें री इशू किया जाएगा, डिस्काउंट में, तब क्या करेंगे, तो ये मतलब ये मिलेगा क्वेश्चन। चलो जब शेयर को किसमें रीइश्यू करेंगे, डिस्काउंट में, तो चलो भाई जब डिस्काउंट में रीइश्यू करेंगे तो एंट्री सेम वही, केस या बैंक अकाउंट डेबिट, केस या बैंक अकाउंट डेबिट। और याद रखना डिस्काउंट में रीइश्यू करे यानी डिस्काउंट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हमेशा डेबिट में दिखाया जाता है। प्रीमियम इनकम एंड गेन था, प्रीमियम क्रेडिट में, डिस्काउंट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है डेबिट में। लेकिन अगर डिस्काउंट को डिस्काउंट के नाम से मेंशन किए तो सेबी मारेगा, सेबी डंडा मारेगा, क्योंकि सेबी मना किया है डिस्काउंट लिखने से। तो डिस्काउंट को डिस्काउंट ना लिख करके क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे हम लोग शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर चला जाएगा, टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। ये तब जर्नल बनेगा जब शेयर किसमें रीइश्यू हो भाई, एट डिस्काउंट में। और ये जो डेबिट में लिखे हैं ना, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, वो शेयर फॉरफिटेड कुछ नहीं है, बस डिस्काउंट को छुपाने के लिए एंट्री है शेयर फॉरफिटेड के नाम से, सेबी को ठगने के लिए है। ठीक है, तो यानी 3 कंडीशन सीख गए कि जब शेयर इशू होगा 8 पर पे तो जर्नल एंट्री होगा केस या बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दूसरा, जब शेयर इशू होगा 8 प्रीमियम पे तो जर्नल एंट्री होगा केस या बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और तीसरा, जब शेयर इशू होगा एट डिस्काउंट में तो केस या बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये और मैक्सिमम जगह क्वेश्चन में ना आपको ये जर्नल एंट्री दिखता है। ठीक है, वो क्वेश्चन बनाते समय देखेंगे। अब एक लास्ट चीज, जब कंपनी मार्केट में शेयर को फॉरफिटेड करके री इशू करता है, तो शेयर को फॉरफिटेड करके री इशू करने के बाद कंपनी के पास कुछ कुछ अमाउंट बच जाता है। कंपनी को क्या होता है, यानी ऐसे समझो कि जब कंपनी शेयर को फॉरफिटेड किया और इसको रीइश्यू किया, तो फॉरफिटेड और रीइश्यू करने से कंपनी को कभी कभी प्रॉफिट होता है, कभी कभी लॉस होता है। तो ये प्रॉफिट या लॉस को कंपनी एक अकाउंट में ट्रांसफर करता है जिसको बोला जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अगर शेयर फॉरफिटेड हुआ और शेयर अगर रीइश्यू हुआ है तो ये जर्नल एंट्री आपको लास्ट में बनाना होगा। फॉरफिटेड करके जो रीइश्यू किए हैं उसके बाद जो बैलेंस बचा है उसको कैपिटल रिजर्व में दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये जर्नल एंट्री बनेगा व्हेन शेयर फॉरफिटेड ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट।
ये जर्नल एंट्री तब बनेगा सर जी जब रीइशू हुआ। अगर क्वेश्चन में सिर्फ फॉरफिटेड हुआ है तो ये जर्नल एंट्री नहीं बनेगा। अगर रीइशू हुआ है तो ये जर्नल एंट्री लास्ट में आपको बनाना पड़ेगा। फिर चाहे रीइशू एट पर में हो, एट प्रीमियम में या डिस्काउंट में, रीइशू हुआ है तो ये कंपलसरी जर्नल एंट्री बनेगा जिसमें कंपनी शेयर फॉरफिटेड को कैपिटल रिजर्व में भेजेगा। तो इसका नॉर्मल जर्नल एंट्री होगा, नॉर्मल जर्नल एंट्री होगा हम लोगों का शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट हो गया। ये जर्नल जब क्वेश्चन आएगा तब हम आप लोगों को सिखा देंगे। क्लियर है? ठीक। अब सब जर्नल खत्म। इसके अलावा कुछ जर्नल एंट्री इस चैप्टर में आपको 1% और कोई जर्नल नहीं याद करना है। आपको जर्नल याद कर लेना है फॉरफिटेड का, एट पर एट प्रीमियम वाला, और रीइशू का एट पर एट प्रीमियम में डिस्काउंट, और ये कैपिटल रिजर्व। बस यही 3 जर्नल एंट्री याद कर लो, खत्म हो गया ये चैप्टर खत्म। इसमें आपको दोबारा कोई जर्नल एंट्री याद नहीं करना है, बस आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। ठीक है? इतना इजी, इतना छोटा चैप्टर होता है ये। बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, जर्नल याद रखना है और हो गया। अब देखो एक चीज और, लास्ट चीज समझा दे रहे हैं, इसको काहे छोड़ेंगे। जब कंपनी मार्केट में शेयर्स को फॉरफिटेड करके रीइश्यू करता है तो कंपनी 2 तरीके से रीइश्यू कर सकता है। इसको भी थोड़ा सुन लो। कंपनी 2 तरीके से शेयर्स को रीइश्यू कर सकता है। सर क्या बार बार बताते हैं? देखो कौन कौन है वो 2 तरीका। कंपनी सबसे पहले फुल्ली रीइश्यूड कर सकता है, फुल्ली रीइश्यूड ऑफ फॉरफिटेड शेयर, और दूसरा होता है पार्टली रीइश्यूड, पार्टली रीइश्यूड ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। 2 तरीके से रीइश्यू करेगा, फुल्ली और पार्टली। अब बोलोगे सर ये फुल्ली रीइश्यूड और पार्टली रीइश्यूड क्या होता है? फुल्ली रीइश्यूड मतलब समझो कि सपोज कर लो कंपनी फॉरफिटेड किया था, कंपनी फॉरफिटेड किया था 200 शेयर्स। कंपनी कितना शेयर फॉरफिटेड किया? 200 शेयर्स, और रीइश्यूड कर दिया, रीइश्यूड कर दिया पूरा का पूरा 200 शेयर्स। जितना फॉरफिटेड किया उतना का उतना पूरा रीइश्यू कर दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा। तो ये होता है फुल्ली रीइश्यूड। और पार्टली रीइश्यूड का मतलब क्या हुआ कि सपोज कर लो कंपनी फॉरफिटेड किया था, कंपनी फॉरफिटेड किया था 200 शेयर्स। क्लियर? और उसके बाद कंपनी जो है वो रीइश्यूड किया इससे कम, इससे कम कितना भी, चाहे 100 शेयर किया, चाहे 110 शेयर किया, 120 शेयर, 130, 150, 160, 170, 180, सपोज कर लो 180 शेयर की रीइश्यू किया। उससे कम जितना शेयर फॉरफिटेड किया अगर उससे कम रीइश्यूड करता है, कम, तो यही कहलाता है पार्टली रीइश्यूड। सर ये क्यों बता रहे हैं? कभी कभी ये जो कैपिटल रिजर्व में जो बचा हुआ अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं ना, इसमें कभी कभी जो है इसका काम होता है। तो अब अभी के लिए बस आप इतना याद रखो कि कंपनी शेयर को फॉरफिटेड करके 2 तरीके से रीइश्यू कर सकता है। या तो पूरा का पूरा शेयर रीइश्यू कर दे जिसको फुल्ली रीइश्यूड बोलेंगे, या कभी कभी कंपनी कुछ शेयर अपने पास रख लेता है, यानी जितना फॉरफिटेड किया उससे कम रीइश्यू करेगा। जब कम रीइश्यू करेगा तो वो होता है पार्टली रीइश्यूड। सर जितना फॉरफिटेड करेगा क्या उससे ज्यादा रीइश्यू कर सकता है? कैसे करेगा भाई? ये नहीं है शेयर तो रीइश्यू कहां से करेगा? यानी ज्यादा रीइश्यू नहीं कर सकता है। उतना ही रीइश्यू कर दिया तो फुल्ली रीइश्यूड, उससे कम रीइश्यू किया तो पार्टली रीइश्यूड। जब ये क्वेश्चन में आएगा देन आई विल टीच यू। लेकिन अभी आपको बस ये सारा चीज को लिख करके रखो। और हाँ, कल इसके लिए जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आएंगे। उसके लिए आप लोग पूरा जर्नल एंट्री याद कर लो। जब शेयर फॉरफिटेड करते हैं 8 पर पे तो क्या जर्नल होगा? जब शेयर फॉरफिटेड करते हैं प्रीमियम पे, प्रीमियम पेड है तो क्या जर्नल? ड्यू है तो क्या जर्नल? और जब शेयर कंपनी जब रीइश्यू करेगा, रीइश्यू, तो 8 पर का क्या जर्नल, 8 प्रीमियम का क्या जर्नल, और 8 डिस्काउंट का क्या जर्नल। और फॉरफिटेड करके रीइश्यू किया है तो उसके बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में भेजा जाता है वो। और इस नोट्स को थोड़ा सा आप याद रखोगे, इतना याद रखना। इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा चीज आपको इस चैप्टर में याद नहीं रखना है। बस जर्नल एंट्री बनाना है। 10, 12, 20, 30 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मॉडल पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाएंगे। हो गया, खत्म हो गया। 5 नंबर हम लोगों का कंफर्म। ठीक है? इतना होमवर्क कर लो, सारा जर्नल एंट्री याद रख लेना। ठीक है? चलो, आई होप वीडियो पसंद आई है। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी है कमेंट करके हमको जरूर बताना। ठीक है? चलो बाय, टेक केयर।